हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज किस बारे में हम सब बात करेंगे। तो आप सब बिल्कुल सही जगह आए हो। आपको हिंदी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, वो भी 100 नंबर आप ला सकते हो। वो भी सिर्फ 1-2 घंटे में आप सबकी हिंदी की पूरी तैयारी हो जाएगी। जिन बच्चों को कुछ नहीं मालूम होगा, कॉपी पेन लेके बैठना, और इसका जो PDF नोट्स है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो वहाँ से। तो 24 फरवरी का आपका हिंदी का पेपर सेम ऐसा ही आने वाला है। देखो किस प्रकार आएगा, ध्यान से देखना। आप सबका पेपर भी इसी प्रकार आएगा। आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, और 15 मिनट आपको ये पेपर के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 10 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है जो एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो 10 नंबर के क्वेश्चन आपको एक नंबर से पूछे जाते हैं। और इसके बाद फिर आपसे क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखना कि जो प्रश्न नंबर 3 रहेगा हमारा, ठीक है, जो प्रश्न नंबर 3 रहेगा हमारा, एक सेकंड रुक जाना। जो प्रश्न नंबर 3 रहेगा वो भी 10 नंबर का रहेगा। उसमें क्या पूछता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। तो गद्यांश का पाठ कैसे पहचाने और लेखक का नाम कैसे पहचाने, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो घबराना मत। इसके बाद फिर लिखा रहता है कि रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। इसके बाद लिखा रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद जो 3 क्वेश्चन हमारा रहते हैं, इसके बाद जो आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे, 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 6 नंबर के रहते हैं, जो आपको इसी में से ढूंढ के लिखना रहता है। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। और इसमें आपका रहता है एक चीज़ आपका रहता है कि आपको अथवा करके भी एक बेनिफिट मिलता है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया तो आपको दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप दूसरा क्वेश्चन कर लो, इसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो घबराना मत। और आपसे इसमें पूछ सकता है, देखो आपको इसमें चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का रहेगा। गद्यांश से 10 नंबर का पूछा, पद्यांश से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें भी पूछता है कि पाठ का नाम बताइए और कवि का नाम बताइए, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और व्याख्या करने में संदर्भ उसका कैसे लिखा जाता है, और किस प्रकार व्याख्या करने से आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे, वो भी अभी बताया जाएगा। तो कहीं भागना मत, पहले बता दे रहे हैं आप सबको। और ये जो 3 क्वेश्चन रहता है, इसी में से आपको ढूंढ के लिखना रहता है। और अथवा कर किस में भी मिलेगा। अगर पहला नहीं आ रहा है, देखो अगर जैसे ए नहीं आ रहा है तो इसको कर लो। और इसके बाद फिर आपसे जीवन परिचय पूछता है, इसमें भी जीवन परिचय था। ठीक है, देखो इसमें भी जीवन परिचय था। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय ऑल टाइम आता है, तो इसके बारे में पढ़ लेना। अभी बताएंगे हम, पढ़ना नहीं। अब इसके बारे में आप सबको बताएंगे, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारे पद्यांश में से आपको जयशंकर प्रसाद जी ऑल टाइम आते ही आते हैं। और इसके बाद फिर आपसे पूछेगा कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट और बहादुर, ये दोनों कहानी में से एक कहानी को आपको एग्जाम में लिखने के लिए आएगा ही आएगा। और इसके बाद फिर आपसे पूछता है कि स्वपठित खंड काव्य लिखने के लिए आलोक वृत्त। अगर आप सब उत्तर प्रदेश के होंगे, यूपी के होंगे, तो आपसे पूछा जाएगा गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो अगर आप सब यूपी के होंगे तो आपको लिखना पड़ेगा गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो खंडे काव्य आपका हो गया। और संस्कृत के पूछे जाते हैं। और एक चीज़ आप सबको और बता दूं कि अगर आप सब PCM के स्टूडेंट होंगे, यानी अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के स्टूडेंट होंगे, तो आपको जो संस्कृत का जो क्वेश्चन मिलता है वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, जैसे आर्ट्स के जो स्टूडेंट है, उनके लिए संस्कृत का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, 2-2 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन करना रहता है। और ये हमारे PCM के स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये संस्कृत का क्वेश्चन PCM के स्टूडेंट का बल्ले बल्ले है कि पूछा नहीं जाता है, तो घबराना मत। और ग्रामर आपसे पूछा जाएगा, श्रृंगार रस, करूढ़ रस, लेस अलंकार और चौपाई, दोहा, छंद, इसके बारे में भी अभी सब हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। और संधि विच्छेद आता है, और पत्र लिखने के लिए आएगा। और एक हमारा निबंध लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है। निबंध आपको 10 नंबर का, पत्र आपको 10 नंबर का आएगा ही आएगा, हमारे PCM के स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए। तो चलो हम सब स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए।
चैप्टर। तो आप सबने 5 मिनट तक आपने देख लिया कि पेपर का ओवरव्यू ले लिया कि पेपर आपको किस प्रकार आएगा। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इनका जीवन परिचय हम सब पढ़ लेंगे। और इनका जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसी वही 10 नंबर का रहेगा। तो आपको जवाब कैसे देना है और किस प्रकार करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो इनका जो जीवन परिचय है, ध्यान से देखिएगा आप सब, उनका जो जीवन परिचय है, चलिए स्टार्ट करते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय, ठीक है। यहाँ पर आप सब जीवन परिचय का हेडिंग डालना ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। मतलब वो लखनऊ में ही रहते थे, वहीं पर उनकी प्रारंभिक इच्छा हुई, मतलब शिक्षा प्राप्त हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यानी आपका जो बनारस का BHU है, वही हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस का, ओके, वहाँ से इन्होंने MA तथा लखनऊ के विश्वविद्यालय में पाणिनिकालीन भारत नामक, वहाँ से एक DLED की सर्टिफिकेट मतलब उपाधि प्राप्त की। इसके बाद जो हमारे डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं का भारतीय ज्ञान भी उनको हुआ, ठीक है। और संस्कृत के पूरा तत्व का गहन अध्ययन किया, मतलब बिल्कुल डीप में जाके गहन अध्ययन किया। तो आपको इसी प्रकार का जीवन परिचय लिखना है और साहित्य योगदान आपको लिखना है, ठीक है। एक पेज में आपको जीवन परिचय उड़ा के लिखना है और दूसरे में साहित्य योगदान के जगह पे आपको साहित्य परिचय लिखना है। तो उसी में आपका डॉक्टर जो अग्रवाल जी थे, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान के दृष्टि में प्रकाश लाने की मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत के मतलब उससे संबंध रिलेटेड थे। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया। तो आपको इसी प्रकार अगर आपको देख लो, अगर आप सबको जीवन परिचय नहीं याद आ रहा है तो आप सब इनका जीवन मृत्यु हमेशा याद रखना कि इनका जीवन कब हुआ था। इनका जन्म हमारा हुआ था 1904 ईस्वी में और इनका जो मृत्यु हुआ वो हुआ 1967 ईस्वी में। तो आपको ये दोनों याद रखना है। बाकी आप सब अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप सबको नहीं याद है तो आप लिख सकते हो, अपने से बना के लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे, तो टेंशन मत लेना इसका। और इनकी जो रचना है, रचना तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि वहाँ जो 10 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, यहीं से एक एक उठा के दिया रहता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। और एक पेज में आपको इनका रचना लिखना होगा। अगर नहीं याद हो, जितना याद हो रहा होगा उतना लिख देना। अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, आपका ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो इनकी जो रचना निबंध संग्रह थी, चलो एक बार देख लो। पहला था निबंध संग्रह हमारा, एक सेकेंड, इनका जो निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, ठीक है, कल्पलता, कला और संस्कृति, इसका तो ब्लैक ही हो गया, ठीक है, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, और इसके बाद वाग्धारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह थे। और आलोचना ग्रंथ पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन। तो आपको इनका रचना याद कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद गद्यांशों पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, तो टेंशन मत लेना। प्रश्न दिए गए गद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो आप सबको एक बताते हैं, कैप्सूल करके नोट करो, ठीक है, कैप्सूल करके एक नोट करो कि आपको जहाँ भी राष्ट्र दिखे, ठीक है, आपको जहाँ भी राष्ट्र दिखे समझ जाना इनके जो कवि हैं वो हमारे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है और इनके पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। आपको जहाँ जहाँ राष्ट्र दिखे, ठीक है, तो आप ऐसे पहचान सकते हो राष्ट्र का स्वरूप। और इनके कवि कौन से हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आपको इस टाइप का एक लंबा पैराग्राफ मिलेगा क्वेश्चन का, ठीक है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन का एक लंबा पैराग्राफ मिलेगा जिसमें से आपको पहचानना है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या था हमारे
जहाँ पर राष्ट्र था, देखो यहाँ पर कितना भी पढ़ोगे आपको राष्ट्र या धरती से रिलेटेड कुछ, देश से रिलेटेड कुछ मिलेगा ही। तो देखो धरती तो आ गया, एक हमारा देश भी यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। और आप सब राष्ट्र की बात करो, देखो इसमें अगर राष्ट्र मिलता है तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्ष में अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियां ने पहाड़ों को पीस पीस कर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के पृथ्वी की देह के लिए इनकी सभी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने वाले अत्यंत सौंदर्य की प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के जो है आपको इस टाइप का पढ़ लेना है। और फिर आपको इसमें से क्या करना है, आपको गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखना है। इसके बाद इनका इस अंश का व्याख्या करना है। मतलब अगर नहीं आ रहा है आपको व्याख्या करना है, ठीक है। जैसे आपको इसका व्याख्या करने नहीं आ रहा है तो सिंपल समझो कि इसी को छाप देना, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है व्याख्या करने तो अधिकतर बच्चे इसी को छाप देते हैं, इतना तो मालूम है मेरे को, सारे बच्चे इसी को छाप देते हैं। तो अगर नहीं आपको मालूम होगा या घुमा फिरा के वर्ड को लिख देना आप सब। इसके बाद दिन रात बहने वाली नदियाँ किस प्रकार से पृथ्वी को देह से सजाया। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। लेखक ने हमें किन के योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो जो आपको ये 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, जो हमारा 3rd 4th और 5th, तो आपको जो ये सब क्वेश्चन है सब यहीं से मिलेंगे, ठीक है। ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा होगा, यही 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ के ही आप उत्तर देना, क्योंकि एग्जामिनर पढ़ता है, तो आप सब इसमें गलती मत करना, ठीक है। और इसके बाद वही है इसका उत्तर है, तो आप सब देख लेना। PDF तो इसका मिल ही जा रहा है आप सबको। और यही दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है कि जहाँ पर आपको देखो राष्ट्र आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको राष्ट्र दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर आपको राष्ट्र दिख रहा है, तो समझ जाओ कि ये जो उपयुक्त गद्यांश का पाठ का नाम राष्ट्र, वही राष्ट्र का स्वरूप है। और लेखक का नाम हमारा क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद फिर व्याख्या करना है। इसके बाद जो ये जो 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसी पैराग्राफ में से आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। तो फिर बस यही ट्रिक है, आप सब ऐसे ही कर सकते हो और नंबर ज़्यादा ला सकते हो। और हाँ, जब आपको पेज मिले ना, ठीक है, जैसे आपको पेज मिलता है, एक ही कॉपी मिलेगा आपको जिसमें 32 पेज या 33 पेज रहेगा, ठीक है। मतलब 32 पेज या 33 पेज रहेगा। इसके बाद सेकेंड कॉपी नहीं मिलता है। यूपी में तो ऐसा ही होता है। अगर हम तो यूपी बोर्ड के हैं, इसलिए मुझे मालूम है कि यूपी में आपको मिलेगा। और इसके बाद फिर आपको शायद बी कॉपी आप ले सकते हो, ठीक है। बी कॉपी सी कॉपी डी कॉपी आप ले सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको 32 पेज का पहला मिलेगा, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, 32 पेज में आपको 2 पेज तो आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन में मतलब उड़ाने हैं, ठीक है। और इसके पेज आपको हमेशा याद रखना, 3-3 पेज में आपको जीवन परिचय लिखना है। अगर नंबर चाहिए तो आपको 3-3 पेज में जीवन परिचय लिखना है। और 2-2 पेज में आपको क्या लिखना है, जैसे जो व्याख्या करने वाला रहता है वो सबको 2-2 या 3-3 पेज में भी उसको लिख सकते हो, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, आप बी कॉपी सी कॉपी आराम से आपको मिल जाएंगे, मिल जाते हैं बी कॉपी सी कॉपी। आप कॉपी किस में नहीं मिलते हैं, बताते हैं आपको कॉपी किस में नहीं मिलते। जो बीटेक करने वाले हमारे बच्चे रहते हैं, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे रहते हैं, उनको बी कॉपी नहीं मिलती है। तो मुझे यहाँ पर ये ध्यान आ रहा था, तो टेंशन मत लो, ठीक है। कॉपी मिलती है। अशोक के फूल, चैप्टर नंबर 3 अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इम्पोर्टेंट है। और इनका जीवन परिचय भी आता है, तो इनका जीवन परिचय पढ़ लो, जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और अशोक के फूल, जहाँ पर भी फूल के बारे में कुछ आए और या अशोक लिखा हो, समझ जाना इनके रचयिता हमारे कौन जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा, अशोक के फूल, ठीक है। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो उनकी कृतियों पर प्रकाश डालो और उनका जीवन परिचय देखो। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो का, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। देखो जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे
का मतलब छपरा नामक ग्राम में हुआ था, यानी झारखंड में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी एक ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। मतलब काशी में, बनारस में इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का एक उच्च स्तरीय प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास मतलब बहुत ज़्यादा विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। ठीक है, और वहाँ 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे थे। कहाँ पे? काशी में। और वहाँ इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएलएड की उपाधि से सन 1957 में भारत सरकार ने पद्मा भूषण की उपाधि से भी मतलब इनको पुरस्कार दिया। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया। और इसके बाद क्या किया? उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। और तत्पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1979 ईस्वी में हुई थी, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, और आपको साहित्य योगदान की जगह पे आपको फिर से क्या लिखना है? साहित्य परिचय लिखना है। तो समझ गए हो ना? ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतन और भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। अब इतना ध्यान रखना कि साहित्य योगदान की जगह पे आपको क्या लिखना है? हमेशा साहित्य परिचय लिखना है। ठीक है, और इनका जो रचना है आपको मतलब पढ़ लेना है कि इनका जो निबंध संग्रह है, देखो निबंध संग्रह में क्या है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और हमारे वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, मतलब इस प्रकार की इन्होंने निबंध लिखी। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना। कभी देखो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि कालिदास की लालित्य के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपको दे देगा। 4 में आपको एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लगाना है। तो आपको इस प्रकार करना है। इसके बाद गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और मतलब पैराग्राफ आपको जैसे इस प्रकार का पैराग्राफ मिलेगा उसी टाइप का वही क्वेश्चन है से बस वही करना। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना। और देखो अशोक का फूल, अशोक का पुष्प, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आपको इस प्रकार का ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपको एग्जाम में बस इसी टाइप का रहेगा, तो घबराना मत और ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जैसे प्रस्तुत यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है यहाँ पर सिर्फ आपको गद्यांश लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ गद्यांश लिखना, कट कर देना। इसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के जगह पे हिंदी लिख देना। ध्यान रहे इसके जगह पे हिंदी लिखे, कॉपी पेन लेके बैठो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में, हिंदी के, ठीक है, संकलित मत लिखना, हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। बात खत्म, इतना ही हो गया हमारा। और पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, खत्म। ठीक है, और इसी प्रकार लिखना है और इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन रहेगा। और एक चैप्टर है हमारा कैकेयी का अनुताप, जिनके रचयिता हमारे कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। तो इनका जीवन परिचय आ सकता है, तो आप सब एक स्क्रीनशॉट ले लो या ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था। और एक तो इनका भी लिया गया 1886, मतलब दोनों में से कोई एक शायद कंफर्म नहीं है। और किस में हुआ था? जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली और ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। ठीक है, उनको झांसी भेज दिया गया और किंतु वहाँ इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। वाह,
मतलब बाहर नहीं पढ़ पाए और बाहर इनका मन नहीं लगा इसलिए घर पर आ गए। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, उनका घर पर मन नहीं लगता जब तक बाहर ना जाए, बाहर जाते बस फ़ोन चलाते और कुछ नहीं। तो घर पर इन्होंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया, और जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जहाँ पर अंग्रेजी लोगों से मोबाइल से भी नहीं पढ़ा जाता है और टीचर्स से भी नहीं पढ़ा जाता है, घर पर पढ़ लेते थे अच्छे से। सोचो कितने विद्वान थे। गुप्त जी बड़े ही विनम्र और हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मतलब सिंपल थे, उतना अकड़ू या ईगो या एटीट्यूड वाले सब नहीं था। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति और प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ। इन्होंने अपने कविताओं द्वारा मतलब बहुत लोगों को जागृत किया और बहुत कुछ इन्होंने किया। और इसके बाद फिर इनका जो मृत्यु था, ठीक है, 12 दिसंबर 1964 में हो गया था। और एक चीज़ ध्यान रखना, साहित्य सेवाएं के जगह पे परिचय लिख के आना, ठीक है, सेवाएं मत लिखना। गुप्त जी का झुकाव गति काव्य मतलब गीति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ और इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ में ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते हैं। जिसे गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चला था उसी के बारे में साथ बात कर रहे हैं। जिससे फलस्वरूप मतलब इसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा, गांधी जी भी जेल गए थे। और इसके बाद फिर आप साहित्य परिचय में लिख लेना, इनका जो रचना उचना है वो सब पढ़ लेना, जैसे अनुदित, मौलिक। और इनके जो नाटक थे वीरांगना, मेघनाथ वध समझ रहे हो ना, रामायण में जो। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो इनका चैप्टर का नाम है कैकई का अनुताप, तो कैसे पहचानोगे? अगर आपको पद्यांश में, ध्यान रखना, पद्यांश लिखा हुआ मिले आपको और वहाँ पर अगर रामायण से कुछ भी रिलेटेड मिल जाए तो समझ जाना चैप्टर का नाम कैकई का अनुताप है। और इनके जो रचयिता जी है हमारे, कौन जी हैं? गुप्त जी है। कौन गुप्त जी है? एक नाम मैथिली शरण गुप्त जी है। तो ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है। तो इस टाइप का ही आपको तुमको क्वेश्चन मिलेगा। देखो किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, दिख देगा, बोलेगा दिए गए पद्यांशों 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मजाक मत लो, ठीक है। दिए गए पद्यांशों पर जो आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तदंतर बैठी सभा ऊटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। तो आपको इसमें क्या लिखना है? उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक क्या है? कैकई का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, ठीक। रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। तो आपको प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकई के अनुताप पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और इसके बाद फिर तुमको ये 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। पहला थर्ड क्वेश्चन, भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे? तो राम जी को ही लेने गए थे। अयोध्या का राज्य किसे मिला था? तो भरत जी नहीं संभाला था। आप इसको जब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार के बारे में भी पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर पढ़ लेना कि कौन सा अलंकार है और कमेंट में लिख के जाना। अंडरस्टैंड? ठीक, चलो देख लेते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन तो देख ली, साथ में आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रस्तुत पद्यांश ए मत लिखना, ठीक है, जो आपको बताया गया वही लिखना। और शीर्षक का नाम कैकई का अनुताप और उनके रचयिता मैथिली शरण गुप्त। और रेखांकित अंश की व्याख्या, पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही है। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे। और इतना ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज़ बता दें आप सबको कि इसका जो PDF है तुरंत जाओ टेलीग्राम पे और जाके वहाँ से डाउनलोड करो और पढ़ो इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा हिंदी में और कुछ आने वाला है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है सब खोज के लेके आए और इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसी टाइप का आपको आंसर लिख के आना है, ठीक है। इसके बाद हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे 5 नंबर में। और इनका 1-2 नंबर का वो भी क्वेश्चन आता है जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो पढ़ लो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये जो आपको लाइन खींचा हुआ दिख रहा है ना, पता नहीं कैसा है, फिर ढंग से काम भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो घबराओ मत। अगर आप सबको स्किल सीखनी होगी, ठीक है, एजुकेशन के साथ साथ अगर आप सब आराम से स्किल सीख सकते हो, ठीक है। अभी पैसे कमाने के बारे में मत सोचिए, स्किल सीख सकते हो तो एक नीचे आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक चैनल का है, ठीक है, ग्रोथ स्किल नाम से, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। और वहाँ से आपको मतलब हर 2-3 दिन में एक वीडियो मिलेगा जो आपको स्किल को बढ़ा सकता है। अगर आप क्लास 12th में तो हो ही, आराम से आप उसको जाके देख सकते हो और स्किल सीख सकते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट और मतलब प्रॉफिट कमा सकते हो। किस बारे में कमा सकते हो उस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। तो एक बार देख लेना, पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम के बाद ही देखना, अभी मत देखो, भी एग्जाम की तैयारी करो, बट सब्सक्राइब जाके कर लेना।
तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़े थे, तो इनका जन्म भी हमारे बनारस में हुआ था, काशी में हुआ था। और ये जो आपका वीडियो जो बन रहा है अभी, ये जो वीडियो लेक्चर आपको अगर अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो भी, ये वीडियो भी बनारस में ही बन रहा है, कहीं और नहीं। और इनका जो काशी के एक प्रतिष्ठ, ठीक है, वैसे परिवार में माघ शुल्क दशमी मतलब 1945 ईस्वी में नहीं, 1889 सॉरी, ठीक है, 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है और ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, एक बिजनेसमैन थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। और इनके बारे में थोड़ा बहुत हम बता दे रहे खुद से, ठीक है। तो जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे, उनके जैसे पिता का डेथ हुआ, ठीक है, तो मतलब इन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ किया, बहुत नाटककार, बहुत निबंध सारे बहुत इन्होंने लिखा। और इनके मतलब बहुत दयालु वाले थे, ठीक है। तो जो धन संपत्ति था वो लोगों को मतलब दे देते थे, जैसे होता है ना हेल्प करना, उस टाइप का हेल्प कर देते थे। और इनकी वजह से जो इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल डाउन हो गई। और इनको एक मतलब कुछ प्रकार के, जैसे सब घर वाले परिवार वाले, इनका जब बुक पढ़ोगे, जब हमने पढ़ा था इनका जब जीवन पर, जब क्लास 12 में थे तो पढ़ रहे थे, तो उसमें ऐसा था कि इनके परिवार में सब डेट कर गए थे। तो इन्हीं टेंशन की वजह से एक इनको क्षय रोग हो गया था, आई डोंट नो बट ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। तो इनको क्षय रोग हो गया था, ये सही है। और इसके बाद भी इनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब हुई थी, 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और साहित्य पर, और इनकी जो रचना थी, ध्यान रखना, इनकी रचना बहुत खतरनाक थी, ध्यान रखो, कामयानी और क्या क्या थी, ठीक है। इनका उपन्यास कंकाल तितली रावती थी, कहानी अकाल दीप इंद्रजाल प्रतिध्वनि आंधी थी। लहर यह प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है, तो इसको पढ़ लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा, देखो अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वही जो आपने जीवन परिचय पढ़ा उसमें से जो उनकी रचना है उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और 10 नंबर का मान लो हम सब ने पढ़ लिया वो चीज़, जो गद्यांश और पद्यांश, प्लस 10 नंबर का हम सब ने पढ़ लिया जीवन परिचय 55 नंबर का। तो आपका 25 मिनट या 26 मिनट में आपका 30 नंबर कन्फर्म हो गया, ठीक है। 100 नंबर का रहता है, इसमें प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिलता है। और अगर आप यूपी के होगे तो आप सब बता देना, यूपी में तो सबको प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलते हैं और शायद झारखंड में 20 मिलता है। अदर बोर्ड वाले बता देना कि आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स का रहता है और कितना आप सबको मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ध्रुव यात्रा और पंचलाइट 2 कहानी आती है। तो ध्रुव यात्रा का एक अपने से बता रहे हैं, देखो ध्रुव यात्रा के बारे में क्या कहता है। जो ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है और जैनेन्द्र जी मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी मतलब कहानीकार थे, ठीक है। इसका उच्चारण कुछ भी कर सकते हो। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर इन्होंने हिंदी कहानी काल के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय को जोड़ा। मतलब देखो मुंशी प्रेमचंद कौन थे, जिससे उनका उपन्यास था हमारा सेवा सदन था, इस टाइप का था। तो आ सकता है सेवा सदन के जो कवि थे कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद। प्रस्तुत कहानी में इन्होंने मानवीय संवेदना और मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन धारी को जन्म दिया। और कहानी का नाम ध्रुव यात्रा था, इतना लिख लेना। इसके बाद फिर यहाँ से लिखना, ठीक है। इस कहानी का सारांश निम्नवत है। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुवों को जीत कर, जैसे आप कोई क्रिकेट खेलने जाते हो किसी भी फील्ड में, ठीक है, आप क्रिकेट खेलने गए, ठीक है, और वहाँ से जीत के आते हो तो आपको बहुत सारे बधाइयाँ भी मिलती है अपने गांव से, अपने माता पिता से, और आपको गिफ्ट भी, इनाम भी मिलता है, ट्रॉफी सब। तो उसी प्रकार है, अर्थात ठीक है, उत्तरी ध्रुव की यात्रा करके यूरोप के नगरों से बधाइयाँ लेते हुए भारत आ गए। और जब भारत में आ गए तो उनकी एक प्रेमिका जी थे उर्मिला, और बिना शादी का इनका एक क्या हुआ, बच्चा हो गया था, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद जब उनको पता चला उनकी प्रेमिका को, तो बम्बई पहुंच चुके थे और उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी। उन्हें अपने संबंध में इस प्रकार के मतलब इसको दुनिया के बारे में मतलब कोई उत्तेजित नहीं थी बताने के लिए, होता है ना एक्साइटमेंट की, तो इस रिलेशन के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। इसलिए वो बम्बई में न ठहर कर प्रातः होने की मतलब पूर्व ही दिल्ली पहुँच गए। और उनके चाहने वाले उन्हें अवकाश नहीं दे रहे थे, मतलब छुट्टी नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता है कि वे आराम के लिए कुछ दिन के लिए मतलब कहीं और जाएंगे, अन्यत्र जाएंगे। तो जो राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत थी कि उन्हें नींद नहीं आती, वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे थे।
जब उर्मिला ने उनसे शादी के लिए कहा था तो उन्होंने परिवारी मतलब जैसे परिवार का जो माहौल था उस डर की वजह से उन्होंने मना कर दिया था कि शादी ब्याह हम करेंगे नहीं, वही आजकल का हालचाल है। और उनकी वही भूल आज उन्हें पीड़ा प्रदान कर रही थी। वह उसके विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। और इसके बाद फिर क्या था, रिपुदमन उर्मिला को आचार्य मारुति के विषय में बताता है, मतलब रिपुदमन, और वह उससे ढोंगी महत्व को शत्रु व सदारता और अनुचर बताते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए स्त्रियों की कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ और तुम्हें सिद्धि तक पहुँचाना चाहती हूँ जो कि मृत्यु की पार है। रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलता है तथा उससे बताता है कि वह उर्मिला के साथ विवाह करके साथ में रहने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित किया और कुछ मेरी स्वयं की भी इच्छा थी, और अब वह मुझे सिद्धि तक जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आचार्य मारुति स्वीकार करते हैं कि उर्मिला उनकी ही पुत्री है और वे उनको समझाते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाना। तो इस टाइप की ध्रुव यात्रा की कहानी है, तो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर पेज हुआ होगा तो आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या PDF आपको मिलेगा, बस 2 मिनट का काम है, पढ़ लेना, ठीक है। और एक सबसे मस्त कहानी हमारी पंचलाइट की है, ठीक है। एक हमारे पंचलाइट की कहानी चलो पढ़ते हैं। तो पंचलाइट की कहानी है, जो आएगी ही आएगी। तो अब ध्रुव यात्रा को न चुनकर अगर आए तो लिख दो पंचलाइट, अगर ना आए तो पंचलाइट लिखो। कोई कहानी मज़ेदार भी है और सुनने में भी आपको मजा आएगा। देखो पंचलाइट में क्या होता है, पंचलाइट जैसे गांव में देखो लाइट आती है ना, जिससे गांव में पहले क्या होता था, 10 साल पीछे चले जाओ, 10 साल पीछे जाओ, और जैसे गांव में लाइट आता था तो बहुत बच्चे खुश हो जाते थे। तो उसी टाइप का है कि पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली, एक टोली है महतो टोली, जैसे गोकुल धाम में टप्पू सेना उस टाइप का है, ठीक है। में अशिक्षित लोग थे, मतलब अनपढ़ लोग थे। इन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स यानी जिसको पंचलाइट भी कहा जाता है, पंचलाइट कहते हैं, पंचलाइट को एक सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ें समझते, जैसे आज का समझते हैं ना, जैसे कोई बड़ी चीज़ जैसे आईफोन हो गया, चाहे तो उस टाइप की से आईफोन को आप सब रिस्पेक्ट देते हो, उस टाइप का ए भी था वहाँ पे कि जिसे वो सम्मान दे मतलब समझते थे और बहुत बड़ी चीज़ समझते थे। तो पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं और सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। जैसे आप कोई कार लेते हो, कोई गाड़ी लेते हो, कोई बाइक लेते हो तो पूजा करते ही हो, तो उसी टाइप का ये भी है। सभी उत्साहित है, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। गांव में महतो टोली में किसी को नहीं आता था, और एक कहानी इसमें पूरी लिखी हुई नहीं है। जब हमने बुक में पढ़ा था तो इसमें एक और टोली थे जो दूसरे गांव के थे, उनको जलाने आता था, बट वो बहुत ज़्यादा अकड़ू थे। अब इसलिए उनके पास जा नहीं रहे थे कि हमारा जो इज्जत होगा, मतलब जैसे नहीं होता कि उसके पास नहीं जाएंगे, वो नीचा दिखाने लगेंगे, तो उस टाइप का था। इसके बाद इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था। मुंडरी नामक एक युवती से प्रेम करता था, और जो मुंडरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा गाना गाकर निकलता है, सिनेमा का गाना, और इसी कारण जो पंचों ने उसे जाति से नहीं, मतलब उस गांव से बाहर निकाल कर कहीं और रख दिया था। और मुंडरी को पता था कि मतलब जो हमारा गोधन है उसको पंचलाइट जलाने आता है, इसलिए वो किसी भी चतुराई दिखा के ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। अब पंच गोधन को पुनः जाति में ले आते हैं, वो पंचलाइट को जला देता है। बट इससे भी एक अच्छी कहानी हुई थी। पंचलाइट को जलाते टाइम पे मट्टी का तेल नहीं था, कुछ नहीं था, उसमें कुछ कमी था, ठीक है। तो बहुत इधर उधर करने के बाद वो चीज़ आई थी, और जो मुंडरी की माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई गोधन से। अब गोधन को शाम को भोजन के लिए भी निमंत्रण कर देती है, और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, मतलब तुन्होंने जो भी गलतियाँ की है सब माफ, अब खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते थे, उत्सव मनाते थे। अब इतना ही मत लिखना, ठीक है, 4-5 और लिख देना, ठीक है। चलो एक बार देख लो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, कथा वस्तु के आधार पर पंचलाइट की कहानी की समीक्षा कीजिए। पंचलाइट का कथन मतलब कथन लिखिए, जो भी लिखे पंचलाइट कहानी के कथानक की विवेचना कीजिए। तो क्या लिखोगे, देखो, फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अगर याद ना है तो मत लिखना, गलत चीज़ मत लिखना, लेकिन यहाँ पे
अनेक जन आंदोलन से वे निकट से मतलब बहुत से जुड़े रहे। इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय था, मतलब बहुत पास का, निकट का मतलब होता है पास का परिचय था। और उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी काफ़ी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार पंचलाइट भी बिहार में आंचलिक परिवेश की कहानी है। कहानी कला की दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा है। देखो क्या क्या है, अब वही जो महतो टोली, जो पेट्रोमैक्स, वही सब है, तो लिख लेना। अब एक आता है आलूब्री। अगर आप यूपी के हो तो आपको गांधी जी के बारे में लिखने आना चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं हम सब। और अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हो तो फिर आप टेंशन मत लेना, ठीक है। ये जो आलोक ब्रीथ है इसको छोड़कर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखो, स्किप मत वीडियो करना बट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ तक अगर पहुँच गए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। इसके बाद फिर हम सब पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट और उसके आंसर लेके आएंगे, ठीक है। और उसको समझाएंगे, जितना कोशिश हो चुकेगा हमसे उतना कर सकेंगे। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने हाथों से। तो आलोक वृत्त में आपसे पूछा जाएगा प्रथम सर्ग, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में है, और उनको मदिरा वदिरा वो भी पीते थे, बट फिर बाद में छोड़ने का वही मतलब छोड़ देते हैं। देखो कैसे छोड़ते हैं। प्रथम सर्ग में कवि ने भारत के अतीत के गौरव तथा तत्कालीन पराधीनता का वर्णन किया। कवि ने बताया कि भारत वेदों की भूमि रहा है, भारतवर्ष ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान की ज्योति दी थी। किंतु दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा आया कि भारतवासी यह भूल गए कि हम कितने गौरवमंडित थे। इसका मतलब यही परिणाम यह हुआ कि जो सैकड़ों साल तक जो भारत है वो बेड़ियों में जकड़ा रहा। सन 1857 ईस्वी में क्रांति के पश्चात गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में गांधी जी का जन्म होता है, मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में, ठीक है। अब द्वितीय सर्ग में क्या होता है, गांधी जी की प्रारंभिक जीवन किस प्रकार थी। तो द्वितीय सर्ग में गांधी जी के जीवन में क्रमिक विकास पर प्रकाश डाला गया। वे बचपन में कुछ संगीत जैसे आजकल होते हैं, जैसे आजकल के माँ पापा कहते हैं कि अपने जो गाली देने वाले स्टूडेंट रहते हैं उनसे मतलब बहुत दूर रहो। उनको क्या पता कि हमारे बच्चे खुद गाली देते। तो ऐसे जो गलत संगति है मतलब उसमें फंस गए थे, दारूबाज में या ताश खेल में जो आजकल के टाइम आते हैं। किंतु शीघ्र यही मतलब बहुत जल्दी ही उन्होंने अपने पिता के समझ अपनी त्रुटियों यानी अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। मतलब उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हो गई, मतलब कबूल किया, एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी एक गलती थी, ठीक है। और जो उनका जो दुर्गुण मतलब जो उनमें गलत चीज़ थे वो सदैव के लिए छोड़ने की प्रतिज्ञा की, जो भी होगी दारू पीने की, ताश खेलने की, मतलब जिसकी भी लत लगी होगी तो उसको छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा की और आजीवन उसका निर्वाह किया। और इसके बाद कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी जी का विवाह हो गया, और इसके कुछ समय बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। तो क्या हुआ, इंग्लैंड गए, उनकी माँ ने विदेश में रहकर मांस मदिरा का प्रयोग न करने के लिए समझाया। तो उन्होंने एक चीज़ बोला था, सुनो, और इसको एग्जाम में लिख के आना, कसम से बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं आप सबको। ये चीज़ लिख के आओगे तो मद मांस मदिराछी से बचने की शपथ दिलाकर माँ ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। चलो ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड में जाके इन्होंने जीवन व्यतीत मतलब करते हुए वे भी एक दिन के लिए कलुषित स्थान पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को कलुषित होने से बचाया। मतलब जैसे दुर्गुण जो थे मतलब गलत चीज़ों से, वहाँ से वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। और भारत आने पर उन्हें उनकी माँ के देहांत का दुखद समाचार मिला। यहीं पर द्वितीय सर्ग की कथा की समाप्ति होती है। अब देखो तृतीय सर्ग में क्या होता है, गांधी जी का अफ्रीका प्रवास। देखो तृतीय सर्ग में गांधी जी ने अफ्रीका में निवास का वर्णन किया। निवास मतलब रहने के लिए, जैसे घर द्वार रहता है ना, वही है। एक बार रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक गोरे अंग्रेज ने उन्हें काला होने के कारण अपमानित करके रेलगाड़ी से नीचे उतार दिया। वो भी आजकल भी होता है, गोरा रंग का था, काले को नीचे दिखाने के लिए उन्होंने अपने रेलगाड़ी से ही नीचे उतार दिया कि तुम वही रंग भेद की। इस कुटिल नीति ने गांधी जी के हृदय को बहुत दुख पहुंचा दिया और वे भारतीयों की दुर्दशा से चिंतित हो उठे। यहाँ पर कवि ने गांधी जी के मन में उत्पन्न मतलब जो भी उत्पन्न हुआ होगा बहुत बड़ा सुंदर चित्रण किया है। और गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर असत्य और हिंसा का सम्मान करने का दृढ़ निश्चय किया। मतलब हिंसा अब लड़ेंगे, समझ गए, अब लड़ेंगे, टेंशन मतलब।
अपने जन्मभूमि से दूर विदेश की भूमि पर उन्होंने मानवता का उदार का मतलब सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा देखो, पशु बल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। अब सत्य और अहिंसा, इसका मतलब देखो, सत्य और अहिंसा के इस मार्ग को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सैकड़ों सत्याग्रहियों को नेतृत्व किया और दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष समाप्ति के साथ ही तृतीय सर्ग की समाप्त कर दिया। मतलब जो हमारा तृतीय सर्ग है वो खत्म हो गया। अब चतुर्थ सर्ग में क्या होता है, जो गांधी जी होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं, मतलब फिर से इंडिया आ गए, मतलब अफ्रीका से इंडिया आ गए। अब भारत आकर गांधी जी ने लोगों को मतलब फ्रीडम प्राप्त करने हेतु जागृत किया। उन्होंने साबरमती नदी के तट पर अपना आश्रम बनाया। अनेक लोग गांधी जी के अनुयायी हो गए, मतलब बहुत लोग आ भी गए, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, दीनबंधु, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस आदि इतने लोग आए थे, समझो। और अंग्रेज देश की जनता पर भारी अत्याचार कर रहे थे। गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती की और मतलब नील की खेती को लेकर आंदोलन आरंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया, जिसमें वे सफल भी हो गए, सक्सेस भी हो गए। इसमें एक अंग्रेज द्वारा अपने पत्नी के हाथों गांधी जी को विष देने का प्रयास किया गया, परंतु वह स्त्री गांधी जी के दर्शन कर ऐसा न कर सके, मतलब उनको देखती ऐसा वो जहर नहीं डाल पाई। इसके विपरीत उन दोनों का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन जैसे मैडम सर क्या करती थी, हृदय परिवर्तन कर देती थी और करिश्मा सिंह उड़ा देती थी डायरेक्ट, समझ रहे हो। अगर मैडम सर देखोगे तो समझ रहे हो कि हृदय परिवर्तन क्या होता है, मतलब उससे अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिल सकता हृदय परिवर्तन का। तो यहीं पर ख़त्म हो गया चतुर्थ। पंचम संग्रह क्या होता है, पंचम सर्ग, तो असहयोग आंदोलन। इस सर्ग में कवि ने यह चित्रित किया कि गांधी जी ने कि जो हमारा मतलब बहुत ज़्यादा स्वाधीनता आंदोलन निरंतर मतलब बढ़ता गया, अंग्रेजों की दमन नीति भी बढ़ती गई। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्रेमियों का समूह सब नागपुर पहुंचता है और नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के जो हमारे थे, ठीक है, एक बार इरेज कर लेना, तो क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा मेरे को, चलो आ गया। उस भाषण ने भारतवर्ष के लोगों में नई स्फूर्ति जैसे होता है ना, नया एनर्जी, बहुत मतलब एनर्जी आ गई, भर दी। किंतु अंग्रेजों की फूट का मतलब इस लड़ाई लगवाना नहीं होता है, वही है लड़ाई लगवाना, मतलब फूट डालो और शासन करो की नीति में हिंदुओं और मुसलमानों, वैसे भी आजकल भी झगड़ा होता है हिंदू मुसलमानों में, और दंगे करवा दिए। जैसे आजकल इलाहाबाद में जो हमारा महाकुंभ लगने वाला है, उसमें भी मतलब किसी ने कहा था कि मुसलमान मतलब यहाँ पर आने से रोक डाले, अब उसमें फूट पैदा, यही सब होता है। अब गांधी जी को बंदी बना लिया गया। उन्होंने सत्याग्रह का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। कारागार से छूटने के बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, शराब मुक्ति के बारे में बात की, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, अब पढ़ लेना, ठीक है। और ये लास्ट में क्या है हमारा, देखो हमारा 8 सर्ग तक है, तो यहाँ तक आप सब देख लेना। और आपको तो इसका मिल ही जाएगा, PDF तो मिल ही जाएगा, तो पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या आएगा, संस्कृत आएगा। आप बुक खोल के बैठो अभी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसका पूरा शुरू का वर्ड और लास्ट का वर्ड ही बस लिखा है इसमें, ठीक है। तो बुक खोल के बैठे रहना हिंदी का, और ये चैप्टर खोल लेना। आप आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे चाहे कहीं के स्टूडेंट होंगे, PCM के, आपको मिल जाएगा। तो कदाचित से लेके आपको यहाँ तक, ठीक है। संस्कृत पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग होती है, तो आपको इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है और इसमें भी आपको अनुवाद करना है, तो आपको मिल जाएगा अनुवाद करने के लिए, तो अनुवाद कर लेना, ठीक है। तो आपको बस इसी टाइप का करना है। और इस टाइप के राजा शिव भी चाट, तो आपको इस टाइप का भी इसमें ऐसा करना है, मतलब इसका अनुवाद लिखना है। और अनुवाद लिखने से पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है, तो आपको इसी प्रकार लिखना है, प्रस्तुत। अब देखो इसमें पद्यांश या गद्यांश जो भी लिखा रहेगा आप सब पढ़ लेना, ठीक है। गद्य खंड, तो आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पठित पाठ्य पुस्तक भोजन करके कुछ रिलेटेड था, देखो क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। भोज्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। बस तो संस्कृत का है, ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट मतलब PDF मिल जाएगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा तो यहाँ स्टार्ट होता है हिंदी व्याकरण। चलो ठीक है, हिंदी व्याकरण देखो, हिंदी व्याकरण जो आएगा ही आएगा। देखो रस कितने प्रकार के होते हैं? श्रृंगार रस, संयोग रस, वियोग रस, हास्य रस, करुण रस। एग्जाम में आएंगे हमारे, श्रृंगार रस भी आ सकते हैं, संयोग रस भी आ सकते हैं, हास्य रस आ सकते हैं, करुण रस आ सकते हैं। और वियोग और करुण रस का एग्जाम्पल वही होगा। देखो श्रृंगार रस क्या होता है? जिसे श्रृंगार करना, ये मत समझना, ठीक है। तो जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से अस्थायी भाव जागृत हो, श्रृंगार रस कहलाता है, ठीक है। और श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, और वियोग श्रृंगार में जब बिछड़ते हैं, ठीक है। सिंपल सा देखो, संयोग श्रृंगार क्या होता है? नायक और नायिका के मिलन का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल लिख के आना, ठीक है। इसका तो परिभाषा तो लिख ही लोगे, साथ में उदाहरण भी लिख के आना। बतरस लालच लाल की मूर्ति धरी लुकाए, सोह करे भवनु हंसे बेन नती जाए। और वियोग श्रृंगार क्या है? वियोग श्रृंगार मतलब रोना धोना जो भी है। तो जब एक मिलन का भाव होता है या विरह का वर्णन होता है, मतलब रोने का, विरह रोना, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यही एग्जाम्पल करुण रस का भी है, भूलना मत, नोट कर लो। हास्य रस, जोकर को देखे हो हंसते हो, भारती सिंह को देखे हो हंसते हो, ठीक है, हंसते हो, ठीक है। और कुछ भी देख के हंसते हो, खासकर अपने दोस्त का मजा लेके हंसते हो, तो वही हास्य रस है। जब किसी की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, ठीक है, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि से आकर विकृत देखकर सहज हंसी आ जाए। दोस्तों को रोस्ट करके जो हंसी आती है वो हंसी कहीं नहीं मिलने वाली है, तो वही है, ठीक है। समझ जाओ क्या होता है हास्य रस। और उदाहरण क्या है? सबसे मस्त उदाहरण है, ठीक है। शीश पे गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास का दगा भयो नंगा के विवाह में, शंकर भगवान जी के बारे में कह रहे हैं। करुण रस, रोना धोना, करुण होना मतलब कोई आपको प्रिय चीज़, जैसे आजकल फ़ोन में 100% डेटा ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसका पैसा ज़्यादा, उससे ज़्यादा करुण रस हो ही नहीं सकता। तो जब प्रिय या मनचाही वस्तु, चलो मजाक से हटकर अब इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाता है, रोने लगता है हृदय, तब करुण रस जागृत होती है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल को करुण रस कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार, ठीक है। जाओ एक बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अलंकार क्या होता है? इसका PDF टेलीग्राम पे है, ले लेना जाके वहाँ से, ठीक है। टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, और वहाँ पर आपको देखो फिजिक्स का नोट्स मिल जाएगा, और केमिस्ट्री का नोट मिल जाएगा। मैथ का मिलना पॉसिबल है, फिर भी मिल जाएगा बहुत सारा मैथ का चीज, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप सबको ये बताओ कि आप सब ले सकते हो क्वांटम, अरे सॉरी क्वांटम करे, क्वेश्चन बैंक मास्टर माइंड जो मिलता है, तो आप सब विद्या प्रकाशन का ले लेना या अवतार का ले लेना, ठीक है, अगर चाहते होगे तो, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार एग्जाम में आएगा, यमक अलंकार आएगा, श्लेष अलंकार आएगा, उपमा अलंकार आएगा, रूपक अलंकार आएगा। पांचों में से 2 अलंकार आएंगे जो आपको एक अलंकार करना रहता है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार समान वर्णों का बार बार प्रयोग करता है। सब सुमरम सुख कर सुहज न थोर, मतलब समान वर्णों को बार बार, जैसे स है बार बार आ रहा है, उसी टाइप का है। चलो ठीक है, पेज खत्म हो गया। अब जो भी बचा खुचा है, जैसे निबंध बचा है ना हमारा, अब किस पे आता है? पर्यावरण पे ज़्यादा आता है निबंध। तो पर्यावरण, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक मिलेगा, पर्यावरण पर निबंध किस प्रकार लिखते हैं वहाँ से जाके देख लेना। और संदर्भ कैसे लिखते हैं वहाँ भी आपको डिस्क्रिप्शन पे 2 लिंक मिलेंगे, वहाँ से जाके आप सब देख सकते हैं। और एक और लिंक मिलेगा आपको हिंदी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और कुछ नहीं है, पार्ट 2 का वेट करो, जिसमें निबंध पत्र और जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर, और जो हमारा संधि विच्छेद है, और जो हमारा मुहावरे आते हैं, और आते हैं जैसे कि संधि विच्छेद ही आता है बट एग्जाम्पल में देता है, ठीक है। और शुद्ध करनी, जैसे कोई वर्ड आपको इस प्रकार दे देगा, आपको उसको सीधा करना रहेगा, मतलब जैसे कोई भी वर्ड घुमा फिरा के देखा, आपको उसका सही वर्ड बनाना रहता है। और इंग्लिश का भी पेपर किस प्रकार आएगा उसके बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग। एक वीडियो आएगा जिसमें इंग्लिश में कौन कौन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, और सबके बारे में पढ़ लिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा।